नमस्कार, शुभ संध्या। लैब असिस्टेंट के आज की भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है विद्यार्थियों। जैसा कि पता है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने पढ़ा था फोर्स और गति के नियमों के बारे में, जिसके अंतर्गत अपने गति के दो नियम अच्छे से पढ़ लिए थे। विद एग्जाम्पल, उदाहरणों सहित अपने पढ़ने का प्रयास किया और कुछ प्रश्नों को करने का प्रयास भी किया। आज अपने अगला टॉपिक अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपने गति का तीसरा नियम पढ़ेंगे, या ये मान लीजिए कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आज अपने डिस्कस करेंगे और उस पर आधारित आपके सामने स्क्रीन पर एक एग्जांपल भी दिखाई दे पड़ रहा है। विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं गति के तीसरे नियम के बारे में। ध्यान दीजिए, गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस प्रकार की बात कहता है। गति का तृतीय नियम, ध्यान दीजिए गति के तृतीय नियम के बारे में। सबसे पहले अगर अपने बात करें, इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा गया है। देखिए कारण क्या है, सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए कि क्रिया प्रतिक्रिया का तात्पर्य यहाँ पर क्या रहेगा, कि क्रिया प्रतिक्रिया को किस प्रकार से अपने डिफाइन करेंगे। अगर अपने बात करें क्रिया प्रतिक्रिया की, तो ध्यान दीजिए ये अपने से पूरी बात जो कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु है, अगर वो समान दिशा में क्रिया करेगी तो जाहिर सी बात है विपरीत दिशा के अंदर प्रतिक्रिया भी करेगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। किस प्रकार से अपने इसको और थोड़ा सा विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए अपने एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है, स्क्रीन पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाई दे पड़ रहा है आपको, एक छोटी सी बंदूक। इस पर देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि गोली पर लगने वाला त्वरित बल, और एक जगह पर लिखा हुआ है गोली पर आरोपित प्रतिक्षेप बल। ये जो प्रतिक्षेप बल है, ये आपका क्रिया प्रतिक्रिया नियम को दर्शाता है विद्यार्थियों, जो ये कह रहा है कि आपके द्वारा या किसी भी ऑब्जेक्ट पर जैसे ही आपने समान दिशा में क्रिया प्रयोग में लाई, या समान दिशा में कोई भी वस्तु जब वो क्रिया करेगी तो विपरीत दिशा के अंदर प्रतिक्रिया होगी। इसको एक्शन रिएक्शंस लॉ भी कहा जाता है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा गया है। ध्यान दीजिए, फिर से इसको थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है, इस पर एक उदाहरण आपके सामने दिखाई दे पड़ रहा है, और उदाहरण इस प्रकार का है विद्यार्थियों कि जैसे ही अपने बंदूक, सबसे पहले एक छोटा सा बंदूक का उदाहरण पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। बंदूक के साथ में अगर अपने क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को जोड़ें तो कुछ इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। जैसे ही आप बंदूक का ट्रिगर दबाते हैं तो दो प्रकार की क्रियाएं क्या है उसमें संभव होती हैं। सबसे पहली क्रिया क्या होती है विद्यार्थियों, गोली का चलना या गोली का आगे निकलना। जैसे आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो गोली क्या एग्जैक्ट आपकी समान दिशा के अंदर क्रिया करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रतिक्रिया और हो रही होती है जो कि विपरीत दिशा के अंदर हो रही है, कि बंदूक का झटका आपके कंधे पर लगता है और कंधा पीछे की ओर क्या है एक फोर्स अप्लाई करता है, और इसी को कहते हो आप प्रतिक्रिया का लगना। यानी पूरा जो मुद्दे की बात है, पूरा जो इसका कंक्लूजन है, पूरा जो निष्कर्ष है विद्यार्थियों, वो ये है कि जैसे ही बंदूक ने समान दिशा के अंदर क्रिया की, विपरीत दिशा के अंदर विद्यार्थियों प्रतिक्रिया भी हुई, और यही प्रतिक्रिया है जो आपके प्रतिक्षेप वेग को दर्शाती है। आपके द्वारा चलाई गई गोली, और गोली का द्रव्यमान अगर आप लेते हो स्मॉल m से, गोली का जो मास है विद्यार्थियों वो है आपका स्मॉल m। इसके अंदर अगर बात करें बंदूक का जो मास है वो आपका कैपिटल M से अपने रिप्रेजेंट करेंगे, और जो वेलोसिटी रहेगी उसको अपने v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर अपना एक फॉर्मूला निकल कर आता है जो ये बता रहा है कि आपके द्वारा लगाया गया बल, यानी कि बंदूक का जो प्रतिक्षेप जो बल होगा, यानी प्रतिक्षेप जो वेग होगा, आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया और फोर्स ने वापस क्या किया, प्रतिक्रिया की, यानी कि उल्टा प्रभाव दर्शाया, जिसकी वजह से एक वेग पैदा हुआ, एक वेलोसिटी जो कि प्रतिक्षेप वेग को प्रदर्शित करती है। तो v इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस का mv अपॉन में कैपिटल M। बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल। माइनस का जो यहां पर साइन है वो ये दर्शा रहा है कि आपके द्वारा लगाया गया जो बल था बंदूक पर, उसने क्या है विपरीत प्रभाव प्रदर्शित किया है, या उसने एक विपरीत बल और लगाया है, विपरीत एक प्रतिक्रिया दिशा में और हुई है, जो ये दर्शा रही है पीछे की ओर झटका लगना, अर्थात पीछे की ओर एक वेलोसिटी पैदा होना, जो कि नेगेटिविटी को दर्शा रही है, माइनस के साइन को दर्शा रही है। इसीलिए अपने फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर माइनस के साइन का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यहां से आपका एग्जामिनर क्या है बहुत सारी न्यूमेरिकल्स भी पूछता है कि
v इज इक्वल टू माइनस एम वी डिवाइड बाई कैपिटल M। आपको यहां पर द्रव्यमान देगा गोली का और आपको वेग देगा इसके अंदर। ये जो v आपको दर्शा रहा है ये वेग है प्यारे विद्यार्थियों, जो आपको बता रहा है कि गोली कितनी वेलोसिटी से आगे ट्रेवल्ड करेगी। गोली ने जब निकला होगा बंदूक से गोली तो उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। कैपिटल M ये बता रहा है कि जो आपने बंदूक का प्रयोग किया, जो बंदूक है, जो भी यंत्र आपके सामने है, उस यंत्र का द्रव्यमान कितना, मास कितना है ना। तो ये कैपिटल M उसका मास का रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर अपने बात करें थोड़ा सा आगे और इसको एक एग्जांपल के माध्यम से और समझने का प्रयास करें तो दूसरा स्क्रीन पर आपको उदाहरण दिखाई दे पड़ रहा है यहां पे इस प्रकार का। इसके अंदर लिखा हुआ है कि नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करती है। बिल्कुल एग्जैक्ट बात है। नाविक ने क्या किया, नाव चलाने वाला जो नाविक है उसने एग्जैक्ट अपनी समान दिशा के अंदर क्रिया को दर्शाया, लेकिन उसके पैर ने नाव को पीछे की ओर धकेल दिया। पीछे की ओर मूवमेंट होगी, यानी कि पीछे की ओर एक प्रतिक्रिया और यहां पर कार्य करेगी, पीछे की ओर एक प्रतिक्रिया और कार्य करेगी, ठीक है ना। तो इसका पूरा मतलब है कि आपने तो समान दिशा में क्रिया करना चाहा, लेकिन उसी के विपरीत एक प्रतिक्रिया रिएक्शन और भी हुआ, और यही तो दर्शा रहा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसको आपने गति का तृतीय नियम भी कहा। आई होप ये पूरा नियम आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो एग्जाम्पल, आपको अच्छे से चल के अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स को, ताकि आपको चीजें और भी क्लियर हो और आपको और भी पता चले कि हाँ ये जो पूरा का पूरा जो नियम है वो क्या दर्शाना चाह रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा और प्रयास करते हैं विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए। जैसा कि अपने अगला जो टॉपिक है वो ये दर्शा रहा है, अगला जो टॉपिक अपना वो आएगा इंपल्स। देखिए इंपल्स की अगर अपने बात करें, आवेग की अगर अपने बात करें तो आवेग को कुछ इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है इंपल्स। अगर अपने इंपल्स की बात करें तो ध्यान दीजिए, इंपल्स की अगर अपने बात करें तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, इंपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका इंपल्स, या आप कह दो वेग। अगर अपने वेग की बात करें यहां पर तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा गया है आवेग। आवेग की अगर अपने बात करें, आवेग की अगर अपने बात करें विद्यार्थियों तो ध्यान दीजिए, आवेग को अपने किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। आवेग को आप कुछ इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि आपके द्वारा कोई भी बल अप्लाई कर रहे हो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर कोई भी बल लगाएंगे तो वो क्या होगा, आपके द्वारा लगाया गया जो बल होगा वो बहुत ही कम समय के लिए कार्य करेगा, और वही बल क्या है आपके वस्तु के वेग में परिवर्तन लाके आएगा, या आप कह दीजिए वस्तु के संवेग में परिवर्तन लेके आएगा। अब संवेग का मतलब आपको मैंने जाहिर सी बात है प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बताई थी कि सर आपकी वस्तु के द्वारा कोई भी मोमेंटम पैदा कब होगा, मोमेंटम कब पैदा होगा, जब वस्तु का मास और वेलोसिटी दोनों का मल्टीपल होगा, यानी कि मास और वेलोसिटी का मल्टीपल ही क्या कहलाएगा, आपका मोमेंटम या संवेग कहलाएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि वस्तु में संवेग उत्पन्न करने के लिए आपको वस्तु के वेग में परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको वस्तु के वेग में क्या है, परिवर्तन करना पड़ेगा। ध्यान अपने को यह देना है, ठीक है ना। अगर अपने इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें तो ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको बताया गया कि आवेग क्या रहेगा, आवेग आपके वेग में जो परिवर्तन है, वेग में जो परिवर्तन रहेगा वो कुछ इस प्रकार का रहेगा कि आपने किसी भी वस्तु पर बहुत बड़ा बल F लगाया। बहुत बड़ा बल F का मतलब क्या रहेगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए अपने छोटा सा क्रिकेट का एक उदाहरण लेकर पढ़ते हैं, ठीक है ना। आवेग जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, इंपल्स है, उस पर बिल्कुल आप आवेग, आप क्रिकेट का एग्जांपल लेकर पढ़ सकते हो, आप क्रिकेट का एग्जांपल लेकर पढ़ सकते हो। जैसे मान लीजिए अपने बात करते हैं क्रिकेट के दौरान, जैसे ही बॉल बैट्समैन के बैट पर पड़ती है तो वो क्या है, बहुत बड़ा फोर्स अप्लाई कर रही है। जैसे ही उस पर बहुत बड़ा बल कार्य करता है तो बल लगने के बाद में बैट्समैन उसको तुरंत बॉल को उठाने का प्रयास करता है। जैसे ही उसने बॉल को उठाया तो उठाते समय उसकी वेलोसिटी के अंदर कोई ना कोई तो चेंज आया ही होगा कि जिस वेलोसिटी से बॉल आई क्या एग्जैक्टली उसी वेलोसिटी से बॉल गई होगी क्या बैट के लगने के पश्चात। ये आपका बहुत अच्छा उदाहरण बैठता है इंपल्स के अंदर, यानी इस पूरी थ्योरी के अंदर जो फिजिक्स का लॉ काम कर रहा है वो कर रहा है इंपल्स। पूरी थ्योरी के अंदर फिजिक्स का जो लॉ काम कर रहा है वो कर रहा है आपका इंपल्स, यानी कि आवेग, ठीक है ना। क्या हो गया, नहीं चल रहा क्या?
अरे यार क्लास ही खराब होगी। क्या हो गया? चल ही नहीं रहा था यहाँ से। अरे यहाँ से लेना सर जी, कहाँ से? अरे पेन तो पहले से चल रहा था, जैसे ही मैंने नया पेज स्टार्ट किया ना उसके बाद में पेन ही नहीं चला। लो अब चला जब आपने सेट किया। सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने नया पेज सुनो सुनो, जैसे मैंने नया पेज ओपन किया ना, पेन चला नहीं, एक डब्बा सा आ रहा था ऐसे। लो अपने कोई लाइव थोड़ी जा रही है, रुक जाओ, कट लग जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो? ये लाइव तो नहीं जा रही, मैंने कहा कहीं क्लास खराब ना हो जाए। टेंशन मत लिया करो तूने। ये लो ठीक है, वो पता क्या होगा, आपने रजत से किया होगा, उसके बाद यहाँ पे किया होगा, जब ये अब इस क्लास को मैच कर देना टॉपिक से ना, एडिट करके बीच में पढ़ा रहे थे, पढ़ा लो। पढ़ाते तो सब बहुत कुछ है। सारा दिन काम ही है। नहीं वो तो कोई नहीं, वो रुकने की देखो, इसमें क्या रहा ना, जैसे मैंने न्यू पेज ओपन किया ना तो पेन चला नहीं, मेरे को कंटिन्यूटी रखना पड़ा। हाँ, ये चीज है ना। चलो इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो क्रिएशन आती है ना उसमें, ये चीज है। इसलिए फिर मैंने वैसे इसको स्टार्ट रखा कि चलो अपने एक बार रोके ना, स्टार्ट रखे, ठीक है ना। अभी रोका हुआ है या स्टार्ट चल रहा है ये? चलो कोई बात नहीं, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना। इसके बाद भी आप देख लेना। अब जैसे न्यू पेज मैंने ओपन किया यहाँ से एग्जैक्टली। तो इम्पल्स की अगर बात करें, इम्पल्स की अगर अपने बात करें, या आप इसको कह सकते हो हिंदी में आवेग। तो आवेग के बारे में अपने क्या समझने का प्रयास किया कि सर आवेग जो होगा वो आपका I इज इक्वल टू एफ इंटू डेल टी के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा F मल्टीप्लाई डेल टी। अब F मल्टीप्लाई डेल टी का मतलब क्या? डेल्टा टी दर्शा रहा है समय अंतराल को, यानी कि जितना बल आपने उस वस्तु पर लगाया, यानी कि बड़ा बल F उस वस्तु पर अल्प समय के लिए कार्य किया, और यही अल्प समय तक लगने वाला जो बल है वो वस्तु के संवेग में क्या लेके आएगा, परिवर्तन लेके आएगा। इसी वजह से I को एक शॉर्ट फॉर्म में और रिप्रेजेंट किया जाता है, I इज इक्वल टू डेल्टा पी, या आप कह दो I इज इक्वल टू डेल पी। डेल पी अपने आप में क्या बता रहा है विद्यार्थियों? डेल पी का मतलब ये है चेंज इनटू रेट इन मूवमेंट, यानी कि आपका जो मोमेंटम है उसके अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, उसके अंदर परिवर्तन आ रहा है। और यही संवेग में जो परिवर्तन होगा, मोमेंटम में जो चेंज होगा, वही आपका इंपल्स के बराबर होगा, यानी कि आवेग के बराबर होगा। आई होप ये आपको थ्योरी समझ में आई होगी अच्छे से। इसको थोड़ा सा और डिफाइन करने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसा कि आपने कहा कि सर I इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, यानी कि क्रिकेट के उदाहरण को अपने लेकर समझा यहाँ पर कि क्रिकेट का जो उदाहरण है वो बिल्कुल आपके इंपल्स पर काम करता है, यानी कि आवेग पर कार्यरत एक क्या है, सिद्धांत है। इसको अपने थोड़ा सा और आगे पढ़ने का प्रयास करें विस्तार से, तो ध्यान दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि आपकी किसी भी वस्तु पर जो लगाया गया बल है ना, वो हमेशा और हमेशा आपके वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के क्या रहता है, समानुपाती रहता है। इसी के आधार पर अपने गति का द्वितीय नियम पढ़ा था, जिसको आपने बल का नियम कहा या लॉ ऑफ फोर्स भी कहा। अब ये लॉ ऑफ जो फोर्स है वो बता रहा है F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। यहां से ध्यान दीजिए, अगर अपने डेल्टा पी की वैल्यू यहां से पुट करें, यानी कि डेल्टा पी की वैल्यू यहां से निकालने का प्रयास करें, तो डेल्टा पी की वैल्यू अपने किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान दीजिए। डेल्टा पी की वैल्यू आपकी जो आएगी वो आएगी एफ इंटू ये जो आपका डेल्टा टी है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा एफ के साथ में, तो एफ इंटू डेल्टा टी। आपके पास एग्जैक्ट जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। जहां तक आपको पता है, अभी आपको बताया गया कि I इज इक्वल टू डेल पी के बराबर होता है। इसी को आप आवेग संवेग प्रमेय भी कहते हो, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी आप इसको कहते हो, ठीक है ना। आवेग संवेग प्रमेय जो यह बताती है कि वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होगा वो कहीं ना कहीं आवेग के समतुल्य होगा, आवेग के बराबर होगा, ठीक है। तो डेल्टा पी की जगह पर क्या अपने I की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, क्योंकि आपने I इज इक्वल टू डेल्टा पी पढ़ा है, तो I की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, I इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। क्या अपने आवेग की डेफिनेशन को इसी प्रकार से पहले पढ़ा था क्या? बिल्कुल। तो I इज इक्वल टू एफ क्रॉस में डेल्टा टी। इसका पूरा मतलब है कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट ए पर जब आपने फोर्स अप्लाई किया F,
तो उस वस्तु के संवेग में या वेग में जो परिवर्तन होगा वही आपका आवेग कहलाएगा। और वो जो परिवर्तन है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, यानी अल्प समय के लिए, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए, है ना। अगर अपने बात करें तो अल्प समय या कम समय आपके समय अंतराल को प्रदर्शित करता है, और समय अंतराल को अपने डेल्टा टी से लिखा है, डेल्टा टी से। यहां से अपने यूनिट फाइंड कर सकते हैं क्या वेग की? सर बिल्कुल। तो आई की यूनिट क्या हो जाएगी? मात्रक क्या हो जाएगा? एफ। एफ का मतलब क्या होगा? फोर्स। फोर्स का मतलब होगा न्यूटन, मल्टीप्लाई डेल टी। डेल टी का मतलब क्या? समय अंतराल है, यानी कि समय के अंदर जो भी अंतराल है वो डेल्टा टी को प्रदर्शित कर रहा है। और डेल्टा टी क्या है? टाइम, ठीक है ना, टाइम। और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अपने सेकंड से। तो न्यूटन इंटू सेकंड, आपका पूरा पूरा जो यूनिट आएगा वो आएगा न्यूटन इंटू सेकंड। यहां तक आपको अच्छे से बात समझ में आई होगी इंपल्स के बारे में। तो ध्यान दीजिए, अपने आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा और इसको पढ़ने का प्रयास करें तो आपने क्या पढ़ा? संवेग। और संवेग के बारे में आपने क्या पढ़ा कि सर P इज इक्वल टू m इंटू वी से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को या संवेग को। P इज इक्वल टू m इंटू वी से क्या है? रिप्रेजेंट करते हैं आपके मोमेंटम को। अगर अपने ये कहा जाए कि सर जो मोमेंटम है, ठीक है ना, ये कंजर्व्ड रहता है कहीं ना कहीं, किसी भी वस्तु के अंदर या किसी भी बिंदु पर आपका संवेग है वो संरक्षित रहता है, तो क्या किस बिंदु पर या किस घटना से पहले या किस घटना के पश्चात आपकी वस्तु का संवेग जो है वो संरक्षित रहेगा? आइए अपने इसको थोड़ा और पढ़ने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रकार आपका एक नियम निकल कर आता है, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। यानी कि पूरी पूरी जो बात है वो मोमेंटम को कंजर्व्ड रखने की है, संरक्षित रखने की है। और आपका संवेग कब संरक्षित होगा? तो एक थ्योरी इसके अंदर पढ़ी जाती है, वो ये कहती है कि किसी भी वस्तु में उत्पन्न कुल रेखीय संवेग नियत रहता है घटना से पूर्व और घटना के पश्चात। पूरी पूरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। ये नियम क्या कह रहा है कि किसी भी वस्तु का, जैसे मान लीजिए मेरे पास वस्तु है ये, और इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो मेरे पास m1 है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m1 है। इस m1 मास के ऑब्जेक्ट को अगर अपने वेलोसिटी दें तो वेलोसिटी सबसे पहले इसको देंगे u1। u1 वेलोसिटी से इस वस्तु को क्या है? अपने फोर्स अप्लाई किया, यानी कि इसको धक्का दिया, या आप कह लो इसके अंदर मोमेंटम पैदा किया। एक वस्तु अपने और लेते हैं और उस वस्तु का जो द्रव्यमान है विद्यार्थियों वो है आपका m2, और उसका जो वेलोसिटी है, उसका इनिशियल जो वेग है, यानी कि प्रारंभिक जो वेग है वो इसका क्या है? u2, ठीक है ना। तो u2 से अपने वस्तु को क्या है? मूव करवाया है, आगे चलाने का प्रयास किया। अब अपने इन दोनों की कॉलिजन करवाते हैं, टक्कर करवाते हैं। तो टक्कर के दौरान क्या रिजल्ट निकल कर आएगा? क्या परिणाम निकल कर आएगा? परिणाम ये होगा कि जैसे ही ये वस्तु इस पर कॉलिजन करवाएगी, टक्कर करवाएगी, और टक्कर के बाद में ये वस्तु अपने आप क्या है? वेलोसिटी के अंदर आ जाएगी, अपने आप इसके अंदर वेग उत्पन्न होगा और ये तीव्र वेग से जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वस्तु का इस वस्तु से टक्कर कब होगा? जब u1 की वैल्यू बड़ी होगी किससे? u2 से, यानी कि u1 इज ग्रेटर देन u2। जाहिर सी बात है कि पहली वस्तु का वेग ज्यादा होना चाहिए, वेग या स्पीड ज्यादा होगी तभी तो दूसरी वस्तु को पकड़ पाएगी और उस पर टकराएगी, ठीक है ना। टक्कर के पश्चात या घटना के पश्चात कौन सी चीज बदलेगी, कौन सी चीज नहीं बदलेगी, इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। टक्कर के पश्चात आपकी वेलोसिटी बदलेगी, मास के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे ही वेलोसिटी चेंज होगी तो आपकी वेलोसिटी क्या आएगी? अब आपकी घटना के पश्चात में क्या रूप निकल कर आएगा दोनों की दोनों वस्तुओं का, जिसके अंदर आपकी पहली वस्तु जो थी उसका अपने द्रव्यमान ले लीजिए, द्रव्यमान अपनी उसका m1 है, ठीक है ना, लेकिन उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v1। वही वस्तु है, टकराने के पश्चात में दूसरी जो वस्तु है उसका जो अपने मास है वो m2 है और उसकी जो वेलोसिटी रह जाएगी वो रह जाएगी आपकी v2। एग्जैक्ट आपको ये बात आपको समझ में आई? बढ़िया से, बिल्कुल, ठीक है ना। तो अगर अपने इसका कुल रेखीय संवेग निकालें, यानी कि टोटल मोमेंटम अगर अपने इसका फाइंड करें तो आप कहेंगे सर पहली वस्तु का मतलब घटना से पूर्व, जब वस्तु ने घटना नहीं
की थी, यानी कि वस्तु जब टकराई नहीं थी, कोलिजन से पहले की बात कर रहे हैं, उस समय वस्तु का मोमेंटम क्या रहेगा? तो आप कहेंगे सर m1u1 और m2u2 और दोनों को ऐड कर दिया जाए, यानी कि टोटल आपका मोमेंटम, ठीक है ना, वो इक्वल रहेगा किसके? m1v1 प्लस m2v2 इक्वल रहेगा इन दोनों की। और इक्वल का निशान या इक्वल का जो चिन्ह है, बराबर का जो चिन्ह है, वो ये दर्शा रहा है, वो ये बता रहा है कि दोनों की दोनों वस्तुओं का कुल रेखीय संवेग क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, नियतांक रहेगा, यानी कि आपके मोमेंटम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, मोमेंटम नहीं बदलेगा, ठीक है ना, मोमेंटम उसका नहीं बदलेगा। किस अवस्था के दौरान? घटना से पहले और घटना के पश्चात, जैसा कि आपको मैंने एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। आइए थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, जैसे सबसे पहले अपने क्या पढ़े, मैंने आपको कल एक फोर्स के बारे में छोटी सी बात पढ़ाई थी कि आपका जो फोर्स होता है स्टूडेंट्स, फोर्स F इज इक्वल टू वो m इंटू ए होता है। m इंटू ए का मतलब क्या हो गया? मास इंटू एक्सीलरेशन से आप क्या इसको डिनोट करते हो। अगर अपने थोड़ा सा इसको और आगे पढ़े तो आप इसको यूनिट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो कि सर जो आपका मास है उसको आप केजी से रिप्रेजेंट कर लो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मल्टीप्लाई का मल्टीपल आ गया, और जो आपका एक्सीलरेशन है उसको आप किस प्रकार से लिखोगे? एक्सीलरेशन आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आ जाएगा। अगर इस पूरे यूनिट को मैं सीजीएस के अंदर बदलना चाहूँ, सीजीएस, तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे? सीजीएस पद्धति के अंदर या सीजीएस मेथड के अंदर आप इस यूनिट को किस प्रकार से चेंज करेंगे? तो ध्यान दीजिए, सीजीएस पद्धति के अंदर आप केजी को क्या लिखेंगे? आप ग्राम, किलोग्राम को आप क्या अप्लाई करोगे? ग्राम। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आ गया, मीटर को आप किस प्रकार से लिखने का प्रयास करोगे? सेंटीमीटर में। सीजीएस में लिख रहे हो तो मीटर किस में चेंज हो जाएगा? आपका सेंटीमीटर में। समय नहीं बदलता विद्यार्थियों, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। टाइम सेकंड का सेकंड ही रहेगा, सेकंड का स्क्वायर, ये पूरा निकल कर आया। अगर अपने किलोग्राम को ग्राम के अंदर चेंज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 1 किलोग्राम को ग्राम के अंदर आप आंकड़ों के आधार पर भी बदल सकते हो। जैसे कि 1 किलोग्राम की जगह अगर मैं ग्राम रखूंगा तो क्या मैं 1000 ग्राम रख सकता हूं क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है 1 kg इज इक्वल टू आपका कितने के बराबर होगा? 1000 ग्राम के बराबर होगा। 1 किलो आपके 1000 ग्राम के क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ये आपको यूनिट चेंज करनी आ रही है, बिल्कुल ठीक है ना। तो 1000 ग्राम अपने यहाँ पर पुट कर दिया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई एग्जैक्ट अपने पास पड़ा है। सेंटीमीटर की अगर बात करें तो अपने पास एमकेएस पद्धति के अंदर जो मीटर है वो तो मीटर के अंदर ही रहेगा, और सीजीएस पद्धति के अंदर मीटर को अपने चेंज किया तो वो सेंटीमीटर में चेंज हो गया। तो 1 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे सर 100, तो 100 को यहां पर रख सकता हूं और 100 के आगे लगा दूं सेंटीमीटर। डिवाइड का डिवाइड रहेगा, सेकंड नहीं चेंज होगा। बार बार बता रहा हूं, समय की इकाई नहीं बदलती, यूनिट नहीं चेंज होता, और यहीं से एग्जामिनर प्रश्न देता है, ठीक है ना। तो सेकंड स्क्वायर जो कहते हो अपने पास यहां पर आ गया, बिल्कुल। अगर अपने इसको और थोड़ा सा चेंज करें तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास एक तो वैल्यू पड़ी है 1000 और एक वैल्यू पड़ी है 100। 1000 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास पूरी वैल्यू आएगी 10 की पावर 5। 10⁵ लिख दो, 10 की घात 5 आप इसको क्या है लिख सकते हो। आपके पास पड़ा है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक तो पड़ा है ग्राम, एक सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यही आपका इक्वल होता है किसके? डाइन के। एक यूनिट आपका फोर्स का और निकल कर आया, बल का एक मात्रक और होता है बच्चों डाइन, और ये डाइन जो मात्रक है इसी को आप क्या कहते हो? सीजीएस पद्धति के अंदर मात्रक। सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक रहेगा वो डाइन के इक्वल होगा, या उसको डाइन से क्या अपने रिप्रेजेंट करेंगे। तो 10 की पावर 5 डाइन जो रहेगा वो आपके कितने न्यूटन के बराबर रहेगा? 1 न्यूटन। तो यहां से एक यूनिट निकल कर आया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। कैसे आया पता चला क्या? एक छोटा सा डेरिवेशन किया, यानी कि एमकेएस पद्धति के अंदर जो बल का मात्रक था उसको अपने चेंज करने का प्रयास किया सीजीएस पद्धति के अंदर, ठीक है ना। यहां तक आपका
फोर्स वाला जो कंप्लीट होता है एक बार फोर्स वाला, ठीक है, फोर्स वाला जो आपका सिस्टम है ना वो एक बार यहाँ पर क्या है कंप्लीट होता है ना। ध्यान दीजिए, इसके अंदर अपने इंपल्स के बारे में पढ़ा, इंपल्स को अपने दो उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। सबसे पहले अपने क्रिकेट का उदाहरण समझा कि आपकी वस्तु पर जो बड़ा बल F कार्य कर रहा है, वो जो बड़ा बल है वो उस पर अल्प समय के लिए लगता है, यानी कि बॉल है वो बहुत ही थोड़े समय के लिए बैट को टच करती है और जैसे टच करती है अपने उसको क्या तुरंत उठा देती है, यानी कि बॉल के अंदर वेलोसिटी उत्पन्न करती हैं और यही वेलोसिटी है ना वो आगे चलते चलते अपने लक्ष्य स्थान तक, अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक क्या है चेंज होती है, यानी कि संवेग में क्या है परिवर्तन आता है, संवेग में क्या है चेंज आता है। और यही संवेग में जो परिवर्तन है ना वो विद्यार्थियों कहलाएगा आपका इंपल्स या आवेग। इसके बाद अपने रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को समझा, यानी कि जो आपका रेखीय संवेग यानी कि मोमेंटम जो है ये कंजर्व्ड कब रहेगा, ये आपकी घटना से पूर्व और घटना के पश्चात टोटल जो वस्तु का रेखीय संवेग है ना बच्चों, ये हमेशा क्या रहता है नियत रहता है, ठीक है ना, संरक्षित रहता है, बचा हुआ रहता है, ये कभी भी नहीं बदलता। इस पर अपने छोटा सा उदाहरण एक रॉकेट का सिद्धांत पढ़ते हैं, रॉकेट का सिद्धांत, ठीक है ना। रॉकेट का सिद्धांत भी क्या है आपका जो का त्यों रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। रॉकेट पर दो प्रकार के नियम लागू होते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे प्रश्न ये पूछे कि गति का जो कौन सा नियम है, या अपने बात करें लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो न्यूटन के गति के किस नियम पर रॉकेट का सिद्धांत है आधारित है, तो वो आपका तीसरा नियम रहेगा, जैसा कि अपने अभी पढ़ा था। गति का तृतीय नियम ही एकमात्र ऐसा नियम है जिस पर क्या है रॉकेट का सिद्धांत अप्लाई करता है, या रॉकेट पर क्या है गति का तृतीय नियम अपने कार्यरत रहता है। अगर बात करें थोड़ा सा स्कोर समझने का प्रयास करें, जैसे कि एक डायग्राम है और इस डायग्राम के अंदर अपने क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं रॉकेट, ठीक है ना। तो रॉकेट का जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको आप पेलोड कहते हो, पेलोड, जिसके अंदर अपने सैटेलाइट वगैरह क्या रख के उसको क्या है हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर छोड़ा जाता है लो अर्थ ऑर्बिट से, ठीक है ना, स्पेस में। अगर अपने थोड़ा सा इसको और समझने का प्रयास करें तो ध्यान दीजिए, आपके रॉकेट के द्वारा जो बर्नर्ड गैसेज है, बर्नर्ड गैसेज का मतलब क्या हो गया, जली हुई जो गैसेज है, जली हुई गैसेज है वो क्या करती हैं रॉकेट के नीचे समान दिशा में क्या है एक फोर्स अप्लाई करती हैं, एक क्रिया करती हैं, ठीक है ना। प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या है रॉकेट के पेलोड वाले हिस्से में या रॉकेट के ऊपर वाले हिस्से में एक मोमेंटम पैदा होता है जो आपका m इंटू वी को दर्शाता है, और यही मोमेंटम क्या है कंजर्व्ड रहता है, ये मोमेंटम चेंज नहीं होता अर्थ की रिस्पेक्ट में जब तक कि स्पेस के अंदर आपका रॉकेट एंटर ना करे। पूरी बात समझ में आई क्या? बिल्कुल, यानी कि मास तो उस वस्तु का चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि 50 किलो की वस्तु है तो वो आगे जैसे ही उसके अंदर वेलोसिटी अपने देंगे, वेग देंगे तो 70 किलो की हो जाएगी, नहीं, मास उसका नहीं बदलेगा, यानी कि द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है बचा कौन, सर वेग, तो जाहिर सी बात है वेग में कोई ना कोई चेंज आएगा, ठीक है ना। और वेग में जो चेंज आएगा वही अपने कह सकते हैं कि संवेग में चेंज आएगा, यानी कि चेंज इन मोमेंटम रहेगा, ठीक है ना। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है कि जब भी उसका मोमेंटम चेंज रहेगा तो यानी कि मोमेंटम जो रहेगा वो पूरा उसमें बचा रहेगा, मोमेंटम यानी कि संवेग जो रहेगा वो संरक्षित रहेगा, ठीक है ना। रॉकेट के क्या है चढ़ने के पश्चात जैसे रॉकेट को अपने वेलोसिटी देंगे। यहां तक आपको अच्छे से पूरी बात समझ में आई क्या? तो एक बात तो पता चल गई कि दो प्रकार के सिद्धांत अपने अप्लाई कर रहे हैं रॉकेट पर, ठीक है। एक तो कर रहा है गति का तृतीय नियम, ठीक है, न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और दूसरा अपने पर बात करें तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ द मोमेंटम, यानी कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यहां तक आई होप आपको बात समझ में आई होगी बढ़िया से। तो आज के टॉपिक में अपने इंपल्स को पढ़ा, अपने रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को पढ़ा, यहां से अपने कुछ सूत्रों का निर्माण किया, कुछ मात्रकों को पढ़ने का प्रयास किया, और साथ ही साथ अपने बहुत सारी चीजें और भी पढ़ी, गति के तृतीय नियम के उदाहरणों को समझने का प्रयास किया। और यहां तक आपका ये जो पोर्शन है वो अच्छे से क्या होता है विद्यार्थियों कंप्लीट होता है। अब इसके आधार पर आपको पेपर के अंदर न्यूमेरिकल्स या आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि P = m/v पर पूछ ले, ठीक है ना, और अपने बंदूक के प्रतिक्षेप वेग V = -mv / M से पूछ ले, कंप्लीट है ना। F = m × a से पूछ ले, यहां से फोर्स से अपने प्रश्न पढ़ते हैं।
ठीक है ना। तो इन प्रश्नों को जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एमसीक्यूज करेंगे, बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उन प्रश्नों को हल करेंगे अपने इन नियमों के आधार पर। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। तो यहां तक ये चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट होता है, जो अपने स्टार्ट किया था फोर्स एंड द लॉ ऑफ मोशन, बल गति के नियम। इसके बाद में अपने नेक्स्ट तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने दूसरे चैप्टर को स्टार्ट किया था, आज अपना दूसरा चैप्टर खत्म हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने ये सीखेंगे कि कार्य किस प्रकार से वस्तु में उत्पन्न होता है, ऊर्जा किस प्रकार से बनती है और किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट की पावर क्या होती है। यानी चैप्टर का नाम बन गया कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वर्क, पावर और एनर्जी के साथ में, और साथ ही साथ अपने करेंगे इस चैप्टर के एमसीक्यूज। इससे प्रीवियस जो चैप्टर खत्म हुआ है उसके भी अपने प्रश्न करेंगे, एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि एग्जाम में प्रश्न आपका एग्जामिनर किस किस आधार पर और किस किस टॉपिक से पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो अलविदा, पढ़ते रहिए और टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए। कंप्लीट।